नमस्ते। स्टार्ट करते हैं केसोल से। तो पास्ट में हमने इसके ऊपर वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि ये क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, क्या इससे मतलब मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या रिस्क हैं और क्या रिवॉर्ड बन सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भाई करंटली पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से ये 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। तो इस टाइम क्या कर सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी ये हो सकता है। तो हम क्या इस पर एक्शन ले रहे हैं और उस बारे में बात करेंगे कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसमें। और ये इसमें कुछ अगर जैसे पास्ट में अभी ब्राइटकॉम ग्रुप में स्कैम निकला तो छोटी कंपनी है, तो रिस्क इसमें भी है कि भाई क्या प्रमोटर इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर इस तरह का कोई रिस्क बन सकता है नहीं। तो उस बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें समझ में आती है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अभी 20% से इंक्रीज़ की है इनके सीईओ ने। तो उस बारे में आप आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 128% के भी ऊपर है। तो इतना जब आरओई होता है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ होता है, तो उस टाइम भाई शेयर महंगा मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई 50, 55, 60, 65 इतना पी पहुंच रहा था, तो वो देना सेंस बनाता है नहीं। तो छोटी कंपनी है तो भाई अगर महंगा सस्ता इसमें देखते हैं तो जब अगर ग्रोथ आएगा तो सस्ता तो नहीं मिलने वाला है। तो अगर इसमें कितना भी इसका पी बन जाए, पी इस टाइम 50, 55, 60 इतना अगर मिलता है, अभी 50, 55 पे आ गया है क्रैश करके, तो वो भी थोड़ा सा रीजनेबल ही माना जाए क्योंकि एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। तो मेरा भी कॉस्ट प्राइस के नीचे आ गया है, जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये अभी क्रैश कर रहा है। बट यहाँ एक देखने वाली चीज़ है कि अभी ये मैक्सिमम रिस्क पे रखा हुआ है, क्योंकि 400, 450 रुपये का शेयर 1100, 1300, 1400 करके क्रॉस किया ही जा रहा, मतलब हर दूसरे दिन 3-4-5% बढ़ रहा। तो वहाँ से ये चीज़ का तो अंदाज़ा था कि भाई ये क्रैश मार सकता है, ये यहाँ से 10, 20, 30, 50% तक क्रैश मार सकता है। इस चीज़ का अंदाज़ा था क्योंकि छोटी कंपनी है। तो अगर 25-22 के पी पे भी आ जाएगा तो कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में जनरली यही होता है, 1200, 1400, 1500 करोड़ रुपए की कंपनी होती है। तो मैक्सिमम रिस्क पे होता है मामला। और जिस टाइम मैं परचेज कर रहा था उस टाइम पे भी एक उसमें डिस्क्लेमर आया था ज़ीरोधा पर कि भाई इसके जो स्टेक है, मैं उसके बारे में शायद पास्ट वीडियो में बात भी की हो अगर आप डेली देखते हैं तो, कि इसको परचेज अगर आप करते हो तो इसके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको सेबी ने रोका हुआ है कि भाई आप लोग सेल वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। तो कहीं ऑपरेटेड तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनर्स, कंपनी के प्रमोटर्स और ऑपरेटर मिलके शेयर को बढ़ा देते हैं, उसके बाद अपना जो होल्डिंग है उसको कम करके एकदम से सारा स्टेक सेल करके बड़ा सा प्रॉफिट बना के साइड रख लेते हैं। उसके बाद कंपनी जाए भाड़ में, जनरली यही होता है। हमने ब्राइटकॉम ग्रुप में भी देखा कि इसी टाइप का स्कैम निकला कि भाई कुछ लोग मिलकर उसे ऑपरेट कर रहे थे, जो कि बाद में एकदम से आया, उसके बाद लोअर सर्किट लग के अब शेयर जीरो की तरफ जा रहा है। तो क्या कहीं केस हॉल्स में भी ये बात तो नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ऑपरेटेड वाली चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज कर दी गई है सेबी के अकॉर्डिंग। सेबी उसको सेल करने से मना कर रहा है अभी। और जो भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, किसी के 5% का स्टेक है, मैंने बताया एक डेवलपर है उनके पास है, और जो पास्ट में डायरेक्टर रहे थे उनके पास भी स्टेक है। तो उन सब की होल्डिंग्स पर निगरानी है और नज़र रखी हुई है। तो अगर कुछ हो भी रहा होगा तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। अब बात करते हैं बुक्स की, कि भाई बुक्स में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कि भाई भागे ही जा रहा है। अगर आप प्रॉफिट और मार्जिन्स की बात करेंगे तो भाई सॉफ्टवेयर जनरेटेड सॉफ्टवेयर सेलिंग जो कंपनीज होती हैं उसका मार्जिन्स इसी टाइप का होता है, क्योंकि ये लोग सॉफ्टवेयर्स बेचते हैं, इसमें लागत कुछ नहीं होती है। जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको डेवलप करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से इनोवेट करते हैं। और जैसा मैंने पास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप पास्ट वीडियो को देखिए, केस हॉल्स आप मल्टीबैगर स्क्रिप्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसका टाई अप था सेल्स फोर्स, यूएस में एक कंपनी है सेल्स फोर्स, उसके साथ उसको ये क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स को सेल करता है। वहाँ से काफ़ी अच्छा मार्जिन बनाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है कि इंडिया में लेबर सस्ती है, जो डेवलपर्स हैं और जो आईटी बैकग्राउंड के बंदे हैं वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट। तो यहाँ से बनाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं कि भाई रिस्की है या नहीं है। तो भाई बिल्कुल रिस्की है, यहाँ से आधा भी हो सकता है। मेरा भी इसमें जो एलोकेशन है वो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो का 50% डाल दिया है। जो बाकी सारे शेयर्स हैं कंपैरेटिवली उसका कम ही एलोकेट मैंने किया है। बट मैं इस रिस्क को लेना चाहता हूँ, क्योंकि
जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता है। अगर आप उस रिस्क को समझ रहे हैं कि भाई यहाँ से 50% शेयर घट भी सकता है और आप उसमें ओके नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको सेल कर दीजिए, क्योंकि लोअर सर्किट लगने पर यहाँ से वापस से 40-50% भी गिर सकता है। तो अगर आप उस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं तो आप सेल करके सेफ हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कॉल होगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि भाई फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। तो अगर देखो, अगर इसकी बैलेंस शीट जैसी दिख रही है वैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, 50, 60, 100, 200 कितने का भी पी बना ले। जब छोटी कंपनी में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होता है ना, तो वो अपने पी को हाल कवर कर लेता है। 1-2 ईयर्स का जो सेशन आएगा उसमें जहाँ पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ आएगी तो पी पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गया। तो वहाँ पर मैं छोटी कंपनी में पी को नहीं देखता हूँ, और इतना महंगा मुझे नहीं लगा। मैंने 50, 55 के 60 के पी पे लिया होगा। अभी करेक्ट आइडिया नहीं है, मेरे को पोर्टफोलियो देख के ही बताना होगा। तो वहाँ से अगर मैं देखता हूँ, अगर ये 30 का पी बना देता है, 40 का पी बना देता है, और अगर इसका जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू चलता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मस्त काम चलता रहेगा और ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकता है। लेकिन आपको इस रिस्क को अपने दिमाग में रखना होगा कि भाई जहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न है वहाँ पर रिस्क भी मल्टी बैगर होता है। आपका 100 रुपये 10 रुपये भी रह सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली छोटी कंपनी है। बुक्स भी मैनिपुलेट होने के चांस छोटी कंपनी में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ बिग कंपनी। तो अगर आप उस रिस्क को लेना चाहते हैं तो केस सॉल्व वो एक मल्टी बैगर स्क्रिप्ट का चांस आपको देता है। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते और अगर आप एक्सट्रीम रिस्क पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते तो आप इस शेयर से दूर रहें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें जो रिस्क था वो अभी दिख रहा है और हो सकता है अगले 20-25 दिन में 50% पैसा वाइप आउट हो जाए। मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं उस रिस्क को लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स दिख रहे हैं, उसके बैलेंस शीट को देख के, फंडामेंटल्स को पढ़ के और जो ग्रोथ है उसे देख के। तो मैं इस रिस्क को ले रहा हूँ। आप अगर वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो प्लीज़ आप इसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत रिस्की स्टॉक है। इसमें क्या होगा कैसे होगा अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन साल 2 साल में आई थिंक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स बन पाएंगे। इस वजह से मेरे पोर्टफोलियो में तो अभी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, पास्ट में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि भाई वो जो ETFs होते हैं वो डिविडेंड क्यों नहीं देते। तो भाई वो री इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड्स को ETF में ही, और कुछ ना कुछ उसके जो चार्जेस होते हैं ETF के बड़े मिनिमल चार्जेस होते हैं, वो उसी में से कट होता है। और कुछ ETFs कई टाइप के होते हैं जिसमें क्या होता है डिविडेंड भी आपको मिलता है। तो वैसे करके देखना चाहिए कि भाई वो री इन्वेस्ट कर देंगे, या तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपका खा जाएगा ETF में से पैसा, उसी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अमित जी बोल रहे हैं, नमस्कार भाई। नमस्कार अमित जी। तो भाई इंडिगो पेंट, कैंपस, हिंदुस्तान फूड में आप नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितना EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, दे कैन बीट पॉलीकैब, नो और नॉट, बिकॉज दीज कंपनीज आर स्मॉल कैप एंड शोइंग गुड ग्रोथ एंड सेक्टर ऑल्सो इन डिमांड। ओके, तो बात करते हैं इंडिगो पेंट की। तो भाई पास्ट में हमारे पास इंडिगो पेंट था, लेकिन इंडिगो पेंट मैंने सेल किया था क्योंकि वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। इंडिगो पेंट एक तो फुल्ली प्राइस्ड मिलता है, ऐसा नहीं है कि भाई 10, 20, 30 के पी पे मिल रहा है, 50 के ऊपर ही था आई थिंक इसका पी। आई एम नॉट श्योर अभी क्या 10-20 ऊपर या नीचे कुछ हो गया हो, बट ये आपको रीजनेबल नहीं मिल रहा है। और जब तक कोई सेक्टर डोमिनेट नहीं करता अब तक पैसे नहीं बनते हैं। आपको परसेंट में ऐसे रिटर्न बन सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई मल्टी बैगर रिटर्न या भी कुछ टाइम में देने वाला है। मैंने पास में लिया था आप ही की तरह सोच के कि भाई छोटी कंपनी है बड़ा बनेगी, बट EPS जब इसका फुल्ली प्राइस्ड होता है, ग्रोथ एक्सप्लोसिव नहीं होती है, तो उस टाइम पे पैसा नहीं बनता है। मतलब आपका परसेंट में रिटर्न बन जाएगा, टाइम्स में रिटर्न नहीं बनेगा। कैंपस शूज़, पास्ट में इसके फंडामेंटल्स काफ़ी सही लग रहे थे, लेकिन करेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कैंपस को, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस रहे तो बेटर है। हिंदुस्तान फूड में अगर ग्रोथ की बात करें तो भाई अच्छा ग्रोथ दिखता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो अगर रीजनेबल मिलता है तब तो मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा। बट आई एम नॉट श्योर कि हिंदुस्तान फूड रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा होगा। आई थिंक 60-70 के आसपास इसका पी होगा, तो वहाँ से पैसा बनाना परसेंट में पॉसिबल है, टाइम्स में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कैन दे बीट पॉलीकैब और नॉट। पॉलीकैब तो आई डोंट थिंक ये पॉलीकैब को बीट कर पाएंगे, क्योंकि पॉलीकैब बहुत ही सॉलिड शेयर है। तो पॉलीकैब बहुत ही सॉलिड शेयर है, क्योंकि आप उसमें रीजंस देखिए। एक तो उसका ग्रोथ इतना एक्सप्लोसिव हो गया है कि 2200 रुपये का शेयर 5000 रुपये के को भी क्रॉस कर गया है। उसका रीज़न ये था कि
इसका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब रेवेन्यू का 8-9% एक्सपोर्ट हो गया है, आने वाले टाइम में एक्सप्लोसिवली ग्रो करेगा। और आप डोमिनेंसी देखो, ये जो सेक्टर में बिजनेस करता है उसको डोमिनेट करता था हैवेल्स। अब ये हैवेल्स को एकदम से तो ओवर पावर नहीं किया है, उसका 17,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, इसका 14,000 करोड़ है। लेकिन आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स देखोगे तो यहाँ पर ये डोमिनेट कर रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। हैवेल्स का प्रॉफिट 1,000 करोड़ था, इसका 1250 करोड़ रुपए के आसपास था आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। तो वहाँ से ये डोमिनेट कर रहा है। आई थिंक ये ओवर पावर कर जाएगा हैवेल्स को, और यहाँ से डोमिनेंसी शो कर रहा है। जब भी शेयर डोमिनेंसी शो करता है पैसा एक्चुअली वहाँ से बनता है। तो आई डोंट थिंक कि आपके ये सारे जो शेयर्स हैं हिंदुस्तान फूड्स अगर रीजनेबल पे मिलता है तो डोमिनेट कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि पॉलीकैब को डोमिनेट कर पाएगा, क्योंकि सेक्टर लीडरशिप दिखा रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को। और इतना बड़ा भी नहीं है कि भाई 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ है तो आई थिंक 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी अगर बना जाए तो मेरे को कोई शॉकिंग नहीं लगेगा। प्लस सेफ्टी है, इतना पुराना नाम है, इतने टाइम से प्रोडक्ट को हम रियल में देख सकते हैं कि भाई कहाँ यूज़ हो रहा है, थोड़ा समझ भी आता है इंडस्ट्री में कि हाई डिमांड इंडस्ट्री है। तो इस तरह से मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई इसको तो कोई छू भी नहीं पाएगा। इनके आसपास के जो आप शेयर ले रहे हो तो आप पॉलीकैब को थोड़ा अलग नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत सुपीरियर शेयर है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। आप भरोसा कर सकते हो कि भाई ज़मीन बेच के अगर हम पैसा ला रहे हैं, एफडी तोड़ के पैसा ला रहे हैं, तो मैं इंडिगो पेंट में शायद ना लगाऊं, पॉलीकैब में ज़रूर लगा दूंगा। इसके अलावा प्रतीक जी का एक क्वेश्चन है, आई हैव मैनी स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो, काइंडली रिव्यू इट। ओके, बिल्कुल करेंगे। एज इट इज includes CDSL, CAMS, VBL, Varun Beverage, KPIT, Fluorochemical, Praj Industries, MapMy India, Kaplan Point Lab, Home First Finance. Now suppose if I want it to reduce only 3 shares, okay, for educational purpose. प्रतीक जी होशियार हैं एकदम, एजुकेशनल पर्पस। तो चलो भाई बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं CDSL से। तो भाई पास में हमारे पास CDSL था, नाम बड़ा दर्शन छोटे। इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि CDSL मैंने 1500-1550 रुपये पे लिया था। CDSL बढ़ क्यों नहीं रहा है? नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट तो खुल रहे हैं, लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। भाई हमारे जैसे जो नालायक लोग होते हैं, हम लोग शेयर लेके बैठ जाते हैं 2-4-5 साल के लिए, उन्हें बेचते नहीं है। मैंने जो अब शेयर बेचे हैं, मैं पता नहीं 2-2.5-3 साल से उन्हें लेके बैठा हूँगा। अब जाके मैंने पोर्टफोलियो को चेंज किया है, इसलिए बेचे, नहीं तो मैं अभी भी नहीं बेचता। तो भाई CDSL में पैसा बनता है जब आप शेयर बेचते हो, तो वही 15-16 रुपये हम जो चार्ज देते हैं, DP चार्ज, वही CDSL का प्रॉफिट होता है। उसमें अभी टैक्स वैक्स काट कूट के पता नहीं 10-12-13 रुपये ना मिलते होंगे। तो भाई हम जैसे जो नालायक लोग हैं वो शेयर लेके बैठ जाते हैं, हम लोग बेचते नहीं हैं, हम लोग उसको पकाते हैं बैठ के कि भाई मल्टी वगैरह रिटर्न देगा, जब बेचेंगे, नहीं तो पड़ा रहे। तो हम तो लेते नहीं हैं। बाकी 250 लाख करोड़ रुपए का पर डे सौदा होता है हमारे स्टॉक मार्केट में, वो सारा मोस्टली सौदा होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में क्या होता है, डीमेट में शेयर लेते नहीं है। जब तक आप डीमेट में शेयर लोगे नहीं, जब तक डीपी चार्जेस लगेगा नहीं, जब तक डीपी चार्जेस लगेगा नहीं, और जब तक डीपी चार्जेस नहीं लगेगा तो उसका इनकम नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने निकाला था। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास ग्रोथ होने वाला है। कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने टाइम तक लेना इसको ठीक था, बट आई डोंट थिंक कि इसका इंपॉर्टेंस अब इतना बचा है। कैम्स पास में अच्छा रिजल्ट दिखाया था, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब फ्यूचर कुछ खास इसका बचा है। कंसोलिडेट टाइप में ये शेयर चलेगा, कुछ परसेंट में रिटर्न ऊपर नीचे अगर आप लेके बेच दो तो दे दे, बट फॉर लॉन्ग टर्म आई डोंट सी कैम्स इन माई पोर्टफोलियो। VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड, एक अच्छी कंपनी है, आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनी रहेगी, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आपको शायद पता ही होगा, बट जो लोग नए देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि ये लोग पेप्सी का फ्रेंचाइज है ऑल ओवर इंडिया का। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं वरुण बेवरेजेस की फैक्ट्री में भी विजिट कर चुका हूँ। हमने इनका पूरा प्लांट देखा था और इनका बिजनेस मॉडल समझा था। मैं बिजनेस स्कूल से स्टडी किया हुआ है, तो मेरे को काफ़ी सही लगा कि एक्वाफिना भी वहीं पे बनती है, माउंटेन ड्यू वगैरह जितना भी सारा सामान है पेप्सी का, वो सब वहीं पे बनता है। मल्टीपल इनके प्लांट्स हैं। मैं जब गया था उस टाइम हरियाणा की साइड था, शायद कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, बहुत सिस्टमेटिक वे से था। कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आई थिंक पैसा बन जाएगा। KPIT टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। मेनली जो बिजनेस है वो है सॉफ्टवेयर बनाना इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। फ्यूचर ब्राइट है, रीजनेबल प्राइस पर नहीं मिलता है, थोड़ा सा महंगा है, बट यार अगर आप मस्त चीज़ कोई अगर तगड़ा क्वालिटी का स्टॉक लोगे तो सस्ता तो नहीं मिलने वाला है।
तो KPIT उसी टाइप की चीज़ है। फ्लोरोकेमिकल्स, भाई केमिकल मुझे समझ नहीं आता, और मोस्ट ऑफ द लोग जो आपको ज्ञान देंगे कि केमिकल में ये है, ऐसे है, वैसे है, उन्हें भी कुछ नहीं समझ आता। हम रिटेल इन्वेस्टर वाले लोग हैं भाई, केमिकल में कब क्या चीज़ चेंज होगी आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कब वहाँ से डिमांड खत्म हो जाएगी, चाइना भेज देगा, कोई और कंट्री से मिलने लग जाएगा उन्हें और सस्ता। तो आई डोंट थिंक कि केमिकल में आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। हम लोग क्या नंबर देख के केमिकल में पहले इन्वेस्ट किए हैं, बट एक आध बार पैसा बना है मेरा पास्ट में केमिकल्स में, बट नंबर देख के पैसा बना है कि भाई ग्रोथ चल रही है तो चलती हुई EPS ग्रोथ में या फिर टॉप लाइन में अपन घुस गए, और चलते हुए में अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो एक अगर कभी गिरा इसका EPS ग्रोथ या फिर शेयर, तो आप समझ नहीं पाओगे कि भाई किस वजह से गिरा है। तो इस वजह से मैं तो भाई केमिकल स्टॉक्स से दूर से, नमस्कार है, मैं उनसे दूर रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आते केमिकल स्टॉक्स काम कैसे करते हैं। तो भाई मैं अगर अपना लाखों रुपए इसमें लगाऊंगा तो मैं सोऊंगा कैसे, मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई मेरा पैसा कहाँ लगा है, उस इंडस्ट्री में क्या होगा, कैसे होगा। कल कोई न्यूज़ आई, शेयर टपक गया और वहाँ से पता लगा कि भाई अब जो चाइना में इतने टाइम से कुछ वो एक्सपोर्ट रोके बैठे थे, उन्होंने वापस कंटिन्यू कर दिया। अब इंडिया की जो केमिकल कंपनीज हैं वो काम करना बंद कर देंगी, या फिर मतलब उनकी डिमांड अब एक्सपोर्ट में है ही नहीं। तो ऐसे करके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मैं केमिकल शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करूँगा। इसके अलावा बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, आप पकड़े रहे हैं शेयर को। इंडस्ट्री ठीक ठाक लगता है मेरे को, मस्त इसका बैलेंस शीट है, मैंने पूरा बैलेंस शीट पढ़ा था, एनालाइज किया था। एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, अगर आप इसको ये ग्रोथ अगर कंटिन्यू बना रहा तो मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकता है, आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, तो इसको देखना एक अच्छा चॉइस होगा। मैपमा इंडिया, पास में मैंने इसको ओवर प्राइस बोल दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक। मैपमा इंडिया इज़ अ गुड स्टॉक। बेसिकली बिजनेस क्या है इनका कि मैंने इनका ऐप डाउनलोड किया था। ये गूगल मैप्स में क्या होता है, आप जब गाड़ी चला रहे होते हो, घंटी बजी, चलो कोई ना कोई देख लेगा, तो गूगल मैप्स में जब आप गाड़ी चला रहे होते हो उस टाइम आपको पुल के ऊपर चढ़ना है या फिर आपको साइड से निकलना है, आपको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है। तो इनका जो मैप है वो बहुत एकदम पर्टिकुलर इस चीज़ को सॉल्व करता है कि आपको साइड से निकलना है या फिर आपको ऊपर चढ़ना है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिससे डिफरेंशिएटर क्रिएट किया है। बट इसके अलावा अगर और कोई प्रोडक्ट इनका डोमिनेट करता तो आई थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहती, क्योंकि गूगल तो भाई किसी को नहीं टिकने देता, वो अपने आगे किसी को लगने देता ही नहीं है। कैप्लिन पॉइंट लैब, भाई फार्मा से मैं दूर रहता हूँ और मेरे को कैप्लिन पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं आपको झूठा ज्ञान देके बहलाना नहीं चाहता। होम फर्स्ट फाइनेंस, भाई ये तो हमें बहुत पसंद है, हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है और है भी। तो होम फर्स्ट फाइनेंस आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, 30-32 का पी है, आपको 22% के आसपास का ROE दिखता है। फ्यूचर एस्पेक्ट मेरे को लगता है कि यहाँ से ग्रोथ इसकी और बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है। नाउ सपोज, इन्हीं का मैं पढ़ रहा हूँ, नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू रिड्यूस it to only 3, kindly suggest your views and 3 stocks to buy for educational purpose। देखो यार, ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा कि आप इनमें से कोई 3 ले लो। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इनमें से कौन से 3 लेता। तो मैं इनमें से लेता KPIT टेक्नोलॉजीज, प्राज इंडस्ट्रीज और होम फर्स्ट फाइनेंस। इन तीनों को मैं लेता अगर मैं आपकी जगह होता। क्यों लेता? KPIT टेक्नोलॉजीज रीजनेबल से थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई अब कंपनी की जो क्वालिटी है उस हिसाब से महंगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फ्यूचर में ये लोग पहले इंडिया में एक्सपेंड करेंगे यहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, उसके बाद ये चाइना में एक्सपेंड करेंगे। चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, BYD जैसी, टेस्ला जैसी, तो उसमें अगर कुछ ना कुछ ये सप्लाई कर पाए अपनी टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर बहुत सारी डिमांड रहती है इसकी, तो उस वजह से मैं इसको देखता हूँ। प्राज इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, जब तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ बना रहेगा मैं उसको राइड करूँगा, जिस दिन वो बदल गया मैं बेच के बाहर हो जाऊँगा। और होम फर्स्ट फाइनेंस ये तो भाई हमें जन्मों से पसंद है, मतलब मैं इसको होल्ड किए हुए हूँ, क्योंकि इसका फ्यूचर मेरे को बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड कम नहीं होने वाली। आप किसी को बोलोगे ना कि मैं लोन दे रहा हूँ तो आपके रोड घर के बाहर लाइन लग जाएगी। आप इस चीज़ को देखना, कहीं भी पैसा बट रहा होता है ना, लोन दो कैसे भी दो, वहाँ पे लाइन लग जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।